एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितना यूनिट बिजली खर्च होगी। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। आपको ये जानना है कि किस यूनिट में, एक यूनिट जो होता है वो किस यूनिट में लिखा जाता है। तो आपको अगर ये क्लियर है तो ये आप आसानी से बना सकते हो, किलो वाट आवर, ठीक है। आपके घर में जो एक यूनिट खपत होता है बिजली बिल वो एक्चुअल में 1 किलोवाट आवर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो 1 किलोवाट आवर जैसे वहां पे होता है वैसे 1 किलोवाट आवर में इसको कन्वर्ट करो। 60 वाट है तो 60/100 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा इतना, ये वाट दिया हुआ है तो आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, 100 नहीं 1000, ठीक है। प्रतिदिन 5 घंटे तो प्रतिदिन आपने 5 घंटा ले लिया, टोटल कितना है 30 दिन तो गुना 30 कर दिया आपने, क्लियर है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया टोटल 9 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर क्या हुआ 9 यूनिट, क्लियर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा। अगर आप किसी भी स्टोन को चांद से पृथ्वी पर लाते हो तो इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि द्रव्यमान में कभी कोई चेंजेस नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों यानी जो भी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। जो डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं और ऑक्सीजन के साथ उसमें किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। आसान सा क्वेश्चन है, यह है विटामिन के जो खून के जमने में आवश्यक होता है, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, यह है फिलोक्विनोन। क्या है इसका नाम, फिलोक्विनोन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी होती है। जो अगर आप शुगर का बात करो तो इसमें से सबसे मीठा कौन सा होता है, कौन सा है सबसे मीठा, यह है आपका फ्रुक्टोज। कौन सा है, फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये कार्बोहाइड्रेट का अगर पूछा जाए कि किस तरह का ये कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा सेक्राइड हुआ, तो यह है मोनोसेक्राइड, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है फ्रुक्टोज और ये होता है सबसे मीठा। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। उद्दीपन क्या हुआ, स्टिमुलेंट हुआ, स्टिमुलस, ठीक है। यानी कहाँ से जो पौधे में जो फूल बनता है, ठीक है, उसका जो स्टिमुलेशन होता है वो कहाँ से होता है ये आपको बताना है। तो उसका स्टिमुलेशन कहाँ से होता है, उसका स्टिमुलेशन होता है पत्तों से। कहाँ से होता है, पत्तों यानी पर्ण से, ठीक है। और पत्ता जो है इसमें क्या पाया जाता है, ये इसमें बहुत सारे क्या बोल सकते हैं पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और फोटोक्रोम इसमें मौजूद होता है जिसके कारण से एक स्टिमुलेंट मिलता है, हाँ फूल बनना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। एंटीबायोटिक द्वारा हम इस 4 बीमारी में से किसको ठीक नहीं कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, यह है मीसल्स या खसरा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स अगर ठीक करना है तो उसके लिए बीमारी जो होना पड़ेगा वो बैक्टीरिया जनित बीमारी होना पड़ेगा। यानी अगर जीवाणु से कोई बीमारी हो रहा है तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक से ठीक करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि होता क्या है, ये एंटीबायोटिक्स जो ये बैक्टीरिया है ना उसका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, उसको ये क्षति पहुंचाता है, उसको ये नष्ट कर उसको मार देता है, ठीक है। लेकिन जो वायरस है उसमें तो ये सेल वॉल होता ही नहीं है, तो इसके कारण से हम लोग वायरस में एंटीबायोटिक्स यूज नहीं कर सकते हैं। और मीसल्स जो है यह एक वायरल डिसीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किस चीज के पहचान करने के लिए हम लोग बीएमडी परीक्षण करते हैं। तो बीएमडी परीक्षण क्यों किया जाता है, ये किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए। किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए। बीएमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर वो पता रहता तो आप शायद पहुंच सकते थे आंसर तक। ये होता है
बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी ये होता है BMD, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी। और इसका परीक्षण किया जाता है हड्डी से रिलेटेड रोगों के लिए, और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से रिलेटेड एक रोग है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत ही माइन्यूटली जो हड्डी है उसमें नुकसान पहुंचता है छिद्र टाइप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो यहाँ से एक चीज आपका क्लियर हो गया, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? ये हुआ था कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो पूछा गया किस शासन के काल में, तो वो था कनिष्क के शासन काल में, ठीक है। और अगर कश्मीर में भी पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था, क्लियर है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जो ये चतुर्थ बौद्ध संगति है इसका अध्यक्ष कौन था? जल्दी बताओ। इसका अध्यक्ष था वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र था अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? ये भी आपसे पूछा जाता है। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। कौन थे उपाध्यक्ष? अश्वघोष, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और यहां से एक और चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म दो भागों में बंटा है, ठीक है, हीनयान और महायान। ये चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बंटवारा हुआ था दोनों का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल है? घग्गर, घग्गर, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, संगम कालीन साहित्य में कौन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता है? संगम साहित्य का बात किया जा रहा है। संगम साहित्य में कुछ वर्ड्स है जैसे कौन, को, मन्नन, ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज किए गए ये आपको बताना है। ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज हुए हैं? ये सारे वर्ड्स राजा के लिए यूज हुए हैं, ठीक है। और भी है जैसे यहाँ पे मन्नन है, ठीक है, तो मन्नम भी यूज किया गया है, वेदन यूज किया गया है, कौसवन यूज किया गया है, इरेवन यूज किया गया है। ये सारे जो है संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए यूज हुआ। एक बार फिर से आप सुन लो, अगर नोट डाउन करना है तो कर लो, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। संगम साहित्य में राजा के लिए कौन कौन सा वर्ड हो गया? कौन हो गया, को हो गया, मन्नन हो गया, मन्नम हो गया, ठीक है, ये मन्नन है, यहाँ पे मो आ जाएगा। वेदन, कौसवन, इरेवन, ठीक है, ये सारे शब्द यूज किए गए। अगला क्वेश्चन है, सारवती परियोजना किस नदी पर है? सारवती नहीं, सारावती, ठीक है। सारावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? सारावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? सारावती परियोजना किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। कहाँ है सारावती परियोजना? यह कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, वो गुप्त सम्राट कौन था? जल्दी बताओ, वो गुप्त सम्राट कौन था? बिल्कुल सही, वो था स्कंदगुप्त, ठीक है। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, ठीक है। जब ये राजगद्दी पर बैठा उसी वक्त जो हुनों का है वो आक्रमण होना चालू हो गया, ठीक है, और सबसे ज्यादा हुनों से यही जूझे थे, लेकिन स्कंदगुप्त को सफलता मिली हुनों को हराने में, क्लियर है। और ये सारी चीजें हमको कहां से मिलती है? जूनागढ़ के अभिलेख से। कहां से प्राप्त होती है? जूनागढ़ के अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? जल्दी से आंसर करो। इस कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया हुआ है आपको। यदि दिल्ली में कोई मैच 10 बजे चालू हो रहा है तो लंदन में कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो मैच कितने बजे देखेगा? जल्दी से आंसर करो। किसी का आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी आंसर करो। तो आंसर होगा 4:30 बजे। अरे भाई आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है? वो GMT प्लस 5.5 घंटा है, क्लियर है। यहाँ पे तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है। और ग्रीनविच मीन टाइम, जो ग्रीनविच मीन टाइम होगा वही इंग्लैंड का टाइम होगा। अब ये चीज आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो ग्रीनविच लाइन है वो इंग्लैंड से होकर गुजरती है, तो इंग्लैंड में जो टाइम होगा उससे 5.5 घंटा हमारा टाइम आगे होगा। तो इंग्लैंड यहाँ पे अगर 10 बज रहा है तो यहाँ से 5.5 घंटा कम कर दो इंग्लैंड में, तो 4:30 बजे सुबह वहां पे मैच देखा जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और कब समाप्त किया था? तो ये 1900 नहीं, 1500
1563 ईस्वी में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को वसूलना बंद करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? दारुल सफा इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये आपको याद रखना है। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है। क्या है? ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? किस भक्ति संत का यह सिद्धांत है? जल्दी बताओ, ये किस भक्ति संत का सिद्धांत है? तो ये है नानक का, गुरु नानक का। ठीक है, गुरु नानक का ही ये सिद्धांत था। और गुरु नानक किस धर्म के गुरु हुए? सिख धर्म के, आपको पता है। ठीक है, गुरु नानक सिख के प्रथम गुरु थे और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, इसकी रचना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, और किस सूफी संत से ये प्रभावित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? ये थे बाबा फरीद खां। ठीक है, बाबा फरीद से ये प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किसके समय में किया गया था? ये किया गया था शाहजहां के समय में। ठीक है, किसके समय में? मुगल शासक शाहजहां के समय में। उन्हीं के विद्वान पुत्र थे दारा शिकोह। नाम आपने सुना होगा, दारा शिकोह। ठीक है, तो दारा शिकोह ने स्वयं ही इसको ट्रांसलेट किया था। और कुछ विद्वान थे जिसने इनको हेल्प किया था। ठीक है, काशी के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे जिन्होंने इनको हेल्प किया। और इन्होंने क्या किया? उपनिषद का फारसी में अनुवाद कर दिया। टोटल 52 उपनिषदों का इन्होंने अनुवाद किया था। कितने उपनिषदों का? तो 52 उपनिषदों का। और जो नाम रखा गया था उसका नाम क्या था? सिर ए अकबर। क्या नाम रखा गया था? सिर ए अकबर। क्लियर है? ये नाम भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिक की निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? यानी संविधान की प्रस्तावना में ये जो 4 कंडीशन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एक ऐसा वायदा है जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं किया गया है? तो पढ़ो, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, राजनीतिक न्याय पॉलिटिकल जस्टिस, विचार की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी ऑफ थॉट, पूजा की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ वर्शिप। तो इक्वलिटी ऑफ वर्शिप का कोई चर्चा हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आसान सा क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में हुआ था, और द्वितीय 31 में हुआ था, और तृतीय हुआ था 32 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से बीडी सावरकर संबंधित है। ठीक है, ये एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 में की थी। ये ईयर आप याद रखना। ठीक है, और किस राज्य में इसकी स्थापना हुई थी? ये महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, आयोजन हुआ था। विवेकानंद शिकागो कब गए थे? जहां पे उन्होंने हिंदी का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और इन्होंने अपना भाषण बहुत ही बखूबी हिंदी में दिया था जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। ये था सितंबर 1893 में। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? शिकागो में। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? साइंटिफिक सोसाइटी, जल्दी बताओ, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक है सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान है साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? पोलावरम प्रोजेक्ट यह है आंध्र प्रदेश में। कहां है पोलावरम प्रोजेक्ट? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में। कहां है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे?
प्रार्थना समाज के संस्थापक किनको माना जाता है? प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है। ठीक है, किनको? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। कब हुई थी? 1867 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। जगह भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध। ठीक है, स्त्री और पुरुष के विवाह के आयु में वृद्धि, जो पहले बाल विवाह था वो सब का विरोध करना। ठीक है, विधवा विवाह इन्होंने समर्थन किया, विधवा विवाह का, और स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, एक्चुअल में ये प्रार्थना समाज होता है, ये सामाजिक पहलुओं को और बेहतर बनाने के लिए ये किया गया था। और बाद में ये दलित जाति का भी एक ग्रुप बन गया, जहां पे दलितों के उद्धार के लिए काम किया जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून अधिनियम 1935 निर्मित हुआ। इन शॉर्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किसके अध्यक्षता में एक बोल सकते हो एक कमेटी बना था, जिसके अनुसार 1935 का भारतीय अधिनियम लागू हुआ। ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो वो कौन सी नदी है? वो है सतलज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, क्या था? बटलर कमेटी जो 1927 में गठित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। क्या था इसका उद्देश्य? जल्दी बताओ। तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है, उस वक्त भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1927 में बटलर, इनका पूरा जो नाम था वो था हरकोर्ट बटलर। क्या नाम था? हरकोर्ट बटलर। इनकी अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत सरकार के संबंधों की जांच करना और उसके बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना करने के लिए सुझाव देना था। अगला क्वेश्चन है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन किसके प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रामाबाई। क्या होगा आंसर? रामाबाई। ठीक है, एक्चुअली में ये रामाबाई थी कौन? तो गोविंद रनाडे का आपने नाम सुना है, महादेव गोविंद रनाडे या एमजी रनाडे भी इनको हम लोग बोलते हैं, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग दोनों ने मिलकर 1867 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो रनाडे जो भी सामाजिक कार्य कर रहे थे, ठीक है, उसमें वो महिलाओं के लिए बहुत चीज कर रहे थे, जैसे विधवा आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, जब विधवा आश्रम की उन्होंने स्थापना की तो उनकी पत्नी जो थी, एमजी रनाडे की पत्नी, उनका नाम था रामाबाई रनाडे, उन्होंने बहुत योगदान दिया और वहां से एक लिंक मिला। ठीक है, कि स्त्री भी जो नारी के उत्थान के लिए काम है वो कर सकती है, और इन्हीं के मार्गदर्शन पे आगे बहुत सारे आंदोलन भी हुए। क्लियर है? शायद इस स्टोरी के बाद आपको याद रहेगा कि ये रामाबाई एक्चुअली थी कौन? एमजी रनाडे की वाइफ। तो यहाँ से आप थोड़ा सा लिंक लगा के याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय हमारे सबसे बुजुर्ग इंसान दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, और 1867 में अपने मित्र के सहयोग से लंदन में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की। ये सभी जो ये कर रहे थे, इनका जो उद्देश्य था वो था राजनीतिक सुधारों को देखना। अगला क्वेश्चन है मसालों का बगान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? मसालों का बगान हम लोग किसको कहते हैं? मसालों का बगान कहा जाता है केरल को। बिल्कुल सही, ये आप सभी जान रहे थे, मसालों का बगान केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? यहाँ पे आकर आप आंसर गलत कर बैठोगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो जान रहे हैं वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन ये गलत है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है।
अति सघन वन, ये टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ वन नहीं है। देखो वन जो होते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में फिर से आप फंस जाओ और गलत कर बैठो। वन जो है, वन को हम लोग टोटल 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका अति सघन वन, ठीक है, अति सघन वन। दूसरा हो गया मध्यम सघन वन, और तीसरा जो है इसको हम लोग खुला वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुला वन। और चौथा हो गया झाड़ी। कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे, ये 4 तरह से हम लोग अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन और झाड़ी में कैसे बताते हैं? तो ये कैनोपी के साइज को, ठीक है। कैनोपी क्या होता है? ये पौधा, ये जो पौधा नहीं पेड़, ये जो ऊपर वाला इसका पोर्शन है, जो ढका हुआ पूरा पोर्शन रहता है, इसी को हम लोग कैनोपी बोलते हैं इसका, ठीक है। तो अगर वनों का कैनोपी साइज जो है, ठीक है, वनों का कैनोपी साइज यानी वहां का जो पेड़ घनत्व है, ठीक है, कैनोपी का घनत्व है, वो 70% से अधिक हो, 70% से अधिक हो तो हम उसको अति सघन वन कहते हैं। अगर 40% से 70% के बीच हो, ठीक है, तो हम उसको मध्यम सघन वन बोलते हैं। और खुला वन बोलते हैं अगर 10% से लेकर 40% तक हो, ठीक है। इसको अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन करना, कहीं पे आपको मिलेगा नहीं जनरली ये। तो तीनों क्लियर हो गया। अति सघन वन 70% से अधिक अगर कैनोपी है पेड़ों का तो इसको हम लोग अति सघन वन बोलेंगे। अगर 40 से 70% के बीच में घनत्व है कैनोपी का तो इसको मध्यम सघन वन बोलेंगे। और खुला वन किसको बोलेंगे? जिसके कैनोपी का घनत्व 10% से 40% है। क्लियर है? और अगर 10% से भी कम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? झाड़ी बोलेंगे। झाड़ी का कैनोपी आप देख ही रहे हो, ठीक है, जानते हो कितना होता है। तो ये सारे कंडीशन है वन का। अब यहाँ पे जो पूछा गया कि आपको क्या पूछा गया? अति सघन वन। तो अति सघन वन में भारत का अगर स्थान देखें तो अरुणाचल प्रदेश का पहला स्थान है। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और मध्यम सघन वन का अगर बात किया जाए, इसमें जो पहला स्थान है वो है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये दो चीजें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती है, अति सघन वन और मध्यम सघन वन। अति सघन वन में पहले स्थान पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मध्यम सघन वन में पहले स्थान पे हो जाएगा छत्तीसगढ़। और सिर्फ अगर वन का बात करें तो वन मैक्सिमम अभी कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़। तो ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ पहला स्थान ही पूछा जाए। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 है जहाँ पे मैक्सिमम वन है। लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। अगर वन का परसेंटेज पूछा जाए यानी कितने क्षेत्र में, मान लो ये है आपका मध्य प्रदेश और ये है मिजोरम, ठीक है। मैं अगर बोलूं मध्य प्रदेश में ये आधा मध्य प्रदेश वन से घिरा हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, और यहाँ पे मान लो इसका 80%, मिजोरम का 80% वन से घिरा हुआ है। अगर टोटल वन देखोगे, ये मान लो अगर 500 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 100 किलोमीटर में फैला हुआ है, इसमें टोटल 80 किलोमीटर ही आपका वन होगा, लेकिन इसमें आधा यानी 250 किलोमीटर वन होगा। ये आप समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैक्सिमम वन जो है वह एमपी में हुआ, क्योंकि यहाँ पे 250 किलोमीटर तक वन फैला हुआ है, लेकिन मैक्सिमम एरिया परसेंटेज जो है वह आपका मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 में 80 फैला हुआ है। ये चीजें मैंने समझाने के लिए बताया, यही होता है। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ है वन का, ये हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वन कहाँ है? तो ये हो जाएगा एमपी, ठीक है। मिजोरम ये आपके स्टेट में अगर पूछा जाए, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए आपको ये सब चीज क्लियर आज कर लेना है, ठीक है। अगर स्टेट में पूछा जाए तो मिजोरम होगा, लेकिन सबसे अधिक कहाँ है बस यही पूछा जाए, सबसे अधिक परसेंटेज कहाँ है, सबसे अधिक परसेंटेज वन का कहाँ है, ये हो जाएगा लक्षद्वीप। कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप का जो परसेंटेज है वह है 90.33% और मिजोरम का जो परसेंटेज है वह है 86.27%, ठीक है। लेकिन स्टेट पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि लक्षद्वीप क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है। और दोनों को मिलाकर पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा आंसर? लक्षद्वीप होगा। और सिर्फ यूनियन टेरिटरी दे दिया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब भी स्टेट दे दिया जाएगा मैक्सिमम घनत्व इन परसेंटेज कहाँ है जंगलों का, ये मिजोरम हो जाएगा। तो देखो थोड़ा टाइम आपका गया, लेकिन आई होप कि ये सारी चीजें आपके हेल्प बहुत एग्जाम में करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं और उनको कहीं पे डिटेल क्लियर मिलता नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे।
तो आपका यहाँ क्वेश्चन क्या था कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? कुछ बच्चे ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं होगा, ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अगला क्वेश्चन है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? कम सिंचाई की, कौन से मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो यह काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें जो वाटर रिटेंशन पावर है वो बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कौन सा योजना है? यह है कल्पसर योजना। तो मीठे पानी का एक कल्पसर योजना है, ये कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है जल्दी बताओ? तो ये अवस्थित है गुजरात में। कल्पसर योजना ये कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है गुजरात में। क्लियर है, गुजरात के खामबत की खाड़ी में स्थित है। अगर गुजरात में भी पूछा जाए कहाँ हो जाएगा? खामबत की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? सुईल नदी परियोजना, तो सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ये एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर परियोजना है। ठीक है, कौन सा? सुईल नदी परियोजना। अगला क्वेश्चन है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जल्दी बताओ। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य अगर राज्य में पूछा जाए आपका गुजरात है। ठीक है, कच्छ का रण आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत ही फेमस है जंगली गधों के लिए कच्छ का रण। ठीक है, गुजरात में भी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कच्छ का रण। ठीक है, यह गधों के लिए फेमस है। यह भारत का, अगर मैं बताऊं तो इसकी स्थापना जो भारत में हुई थी वो 1972 के आसपास हुई थी। अगला क्वेश्चन है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है, किसके कारण से? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ है। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनके जलवायु में भिन्नता है, ऐसा क्यों होता है? जल्दी बताओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी ऊंचाई में भी भिन्नता है। ठीक है, एक ही अक्षांश से मतलब नहीं है, यहाँ पे मान लो ये कम ऊंचाई पे है और ये ज्यादा ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ऊंचाई से भी जलवायु पर अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट मध्य प्रदेश मार रहे थे। ठीक है, आपके जनगणना के अनुसार टोटल जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, सॉरी अनुसूचित जाति है, वो उत्तर प्रदेश में अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोन एक स्थानीय पवन है। फोन कहाँ का एक स्थानीय पवन है? जल्दी बताओ। फोन बिल्कुल सही, ये स्विट्जरलैंड का एक स्थानीय पवन है। कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। अगला क्वेश्चन है विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। विश्व के वन आवरण यानी जो वन क्षेत्र है, ठीक है, वन जो फैला हुआ है, कैसे वनों का मैक्सिमम यहाँ पे डेंसिटी आपको देखने को मिलता है? कैसा वन मैक्सिमम है? जल्दी बताओ, कैसा वन मैक्सिमम आपको मिलेगा? तो आपको मैक्सिमम जो वन मिलेगा वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कैसा वन मिलेगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगला क्वेश्चन है यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है? ये पर्टिकुलरली यूरोप का बात किया जा रहा है। लौह उत्पादक के पोजीशन में, लौह उत्पादन के पोजीशन में फ्रांस का स्थान दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। दो तीन जगह है जिसको आपको याद रखना है। लॉरेन, ठीक है, लॉरेन अगर आपसे पूछा जाए कि लॉरेन कहाँ है, तो लॉरेन फ्रांस में है और ये एक लौह उत्पादक जगह है। ठीक है, नॉर्मंडी फिर दूसरा है नॉर्मंडी। ठीक है, नॉर्मंडी ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये दो जगह कम से कम आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है कहाँ से? जल्दी बताओ। जो भी आपको चार जगह दिया हुआ है इसमें से कहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा इनमें से केन्या से गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? केन्या से। भूमध्य रेखा या इक्वेटर, ठीक है, और यह रेखा कहाँ से गुजरती है? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको आप याद कर लेना। बहुत सारे देश हैं जहाँ से ये गुजरती है। क्या आप सभी मुझे कमेंट में ये बता सकते हो कितने देशों से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारे देशों का
नाम एक बार या दो बार आप पढ़ लिया करना, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में रह जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, मंगल और बृहस्पति के बीच ये पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो बेल्ट है वह मंगल और जुपिटर के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में? हमारे संविधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां, किस भाग में हमारे संविधान में है? भाग 3 में है। और अनुच्छेद का अगर बात करूं तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का बात किया गया है, ठीक है। अच्छा, मूल अधिकारों को कब खत्म कर दिया जाता है? तो अनुच्छेद 352, आपको पता होगा अनुच्छेद 352, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। मनरेगा कार्यक्रम से रिलेटेड तो यह है अनुच्छेद 43, ठीक है, अनुच्छेद 43। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है कि मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। तो उसी को लागू करने के लिए मनरेगा लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? कौन सा, जो भी आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से पढ़ो। पहला क्या है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान है और व्यक्ति में निहित हो। क्या ये गणतंत्रात्मक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आपका यही हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखो सारे स्टेटमेंट को एक एक बार कर, क्या क्या स्टेटमेंट है आपका, जल्दी से देखो। पहला स्टेटमेंट क्या है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। दूसरा है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तीसरा है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। क्या आपने ये नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको दिया हुआ है, तो तब तो यही हो जाएगा बी आपका, ठीक है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ठीक है। धन संपत्ति या धन विधेयक जो भी है, यहाँ संपत्ति है तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल यही होगा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो हमारे संविधान में कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा अधिकार है वो है संवैधानिक निकारण का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक निकारण का अधिकार गैर नागरिकों को भी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने, आसान सा क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की है। बहुत लोग इसमें त्रिस्तरीय मार देते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय है। पहले बलवंत राय मेहता आया, फिर अशोक मेहता आया, लेकिन हम लोग फॉलो अभी बलवंत राय मेहता को कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है। इसने त्रिस्तरीय और अशोक ने द्विस्तरीय का सिफारिश किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सा एक ऐसा रीट है जो कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो कौन सा वो रीट है? वो है प्रतिषेध, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोहिबिशन बोलते हैं, प्रतिषेध, ठीक है। इसको कब लागू किया जाता है? अगर कोई कार्य लंबित पड़ गया है तो। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? अगर किस चीज की घोषणा की जा रही है,
अगर संकट काल की घोषणा की जा रही है तो इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए? तो इसका अनुमोदन 1 माह के अंदर हो जाना चाहिए संसद के द्वारा। कितने दिनों के अंदर? तो 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। कितनी बार की गई है? एक भी बार नहीं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? 360, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति इसको घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है कृषि का, ये बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, जीडीपी में जितना ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और जितना ये है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फासला है। मैक्सिमम लोग कृषि में लगे हुए हैं पर जीडीपी में इसका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि यहाँ का जो कृषि है वो प्रोडक्टिविटी नहीं शो कर पाता है? क्या कारण है उसका? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना। स्वाभाविक है ना, जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत है वहां पे 100 लोग लगा दूं, तो सबका अगर सैलरी बांट दूं तो बचा ही नहीं कुछ पैसा। जोत का छोटा आकार, बिल्कुल सही है। जोत का यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो हर एक इंसान का अपना एक खेत होता है, तो उसी के हिसाब से वो जोत बनाता है, जो बहुत छोटा छोटा होता है और वो बहुत नुकसान भी करता है। ठीक है, उत्पादन की पिछली तकनीक, तो हमारे यहाँ पे जो अभी भी तकनीक यूज किया जाता है वो बहुत ही लो लेवल का तकनीक है। ठीक है, दूसरे कंट्रीज में हाईटेक टेक्नोलॉजीज यूज किए जाते हैं कृषि के फील्ड में भी। तो ये सभी कंडीशन है जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी जो है हमारा कृषि में वो लो है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? जल्दी बताओ। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो वह आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। आपको पता है हमारे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वह कैसा है? वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पित्त क्रांति संबंधित है। पित्त क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। पित्त क्रांति किससे संबंधित है? पित्त क्रांति तिलहन से संबंधित है। इसको पीली क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो किसान क्लब नाबार्ड के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? नाबार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास या सेटलमेंट को नागरिक केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फिर से एक बार पढ़ो कि कौन सा ऐसा मानदंड है जो भारत में किसी भी सेटलमेंट को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता? अच्छा, मतलब कोई भी शहर को आप नगर घोषित नहीं कर सकते हो। किस इसमें से कौन सा एक ऐसा चीज है, स्टैंडर्ड है, जिसके आधार पे ये घोषित नहीं किया जा सकता? रेस्ट के आधार पे ये किया जा सकता है। तो कौन सा वो स्टैंडर्ड है? जल्दी बताओ। चलिए देख लेते हैं एक बार। भौतिक विस्तार, जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व, व्यवसायिक संरचना। देखो, अगर किसी भी शहर को नगर घोषित करना है, किसी भी जगह को नगर घोषित करना है, तो ये तीनों कंडीशन वहां पे मांगता है कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवसायिक संरचना का कोई वहां पे उल्लेख नहीं किया गया था। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है किस नाम से? वाणिज्यिक बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी का नाम बताना है कि किस नाम से वो जाना जाता है। वो जाना जाता है गोयपुरिया कमेटी के नाम से। किस नाम से? गोयपुरिया कमेटी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको एमएसपी, शॉर्ट में इसको एमएसपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका निर्धारक है, एमएसपी का निर्धारक कौन है? एमएसपी का निर्धारक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। कौन है एमएसपी का निर्धारक? कृषि एवं मूल्य आयोग। क्लियर है? अच्छा, ये क्यों किया जाता है? ताकि जो मनोबल है किसानों का वो टूट ना जाए। अगर मान लो किसी चीज का उपज हुआ और उसका मार्केट में वैल्यू नहीं मिल रहा है तो नुकसान भी होता है और वो लोग फिर दुरहा के वो सामान प्रोड्यूस करना नहीं चाहते हैं। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर्स है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कब से चालू हुआ? यह है 1991-1992 से। ठीक है, 1991-92 का वो वित्तीय वर्ष था जब से डिसइन्वेस्टमेंट भारत में पहली बार चालू हुआ।
किसमें? तो पब्लिक सेक्टर में। अगला क्वेश्चन है गैट का तात्पर्य क्या है? गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? यानी इकोनॉमिक आप बोल सकते हो ना, इनइक्वालिटी जो है उसको कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से कौन सा है? वो है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से हम लोग इनइक्वालिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता यानी गरीबी का आकलन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इसका हम लोग आकलन किस हिसाब से करते हैं? 4 ऑप्शंस में से देख के जल्दी बताओ। तो यहाँ पे है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ठीक है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर हम लोग निर्धनता का आकलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्च है? यानी यहाँ पे यूपी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो बिहार का पड़ोसी राज्य है उसके बारे में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो यूपी का वो कौन सा जगह है? वो है गाजियाबाद, जहाँ पे साक्षरता दर मैक्सिमम है। और अगर बिहार का बात करें तो बिहार में कहाँ है? रोहतास में। ठीक है, रोहतास में यहाँ पे मैक्सिमम शिक्षा देखने को आपको मिलेगा और मिनिमम जो है वो है पूर्णिया में। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी ये किस घराना से संबंधित है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? यह है बनारस घराने से संबंधित। कहां से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है, वो कौन सा है? वो है मुरिया। ठीक है, मुरिया जो लोक नृत्य है वह एमपी का है। ठीक है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अभी हाल ही में अगर आपको पता हो तो 17 ओबीसी सेक्टर को वहां पे अनुसूचित ओबीसी को किस में डाल दिया गया है? एससी में डाल दिया गया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा सकता है, इस कारण से ये क्वेश्चन इससे पहले जो हुआ है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 2003 में। और अभी 2019 में मैंने क्या बताया कि 17 ओबीसी जो जात ओबीसी के अंतर्गत आता था उसको अब वहां पे एससी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये कहाँ अवस्थित है? जल्दी बताओ, कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है कानपुर में। कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह है घाघरा नदी के किनारे। ठीक है, छपरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? घाघरा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? जल्दी बताओ। ये आया 1949 में। बिहार लोक सेवा आयोग 1949 में अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। बिहार में कौन कौन सा विमान सेवा यहाँ पे उपलब्ध है अभी आपको बिहार में? जल्दी बताओ कौन कौन सा है। देखो मैंने पहले ही बताया हुआ है, इंडियन एयरलाइंस, सारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस। याद रखना है, नेपाल के लिए यही से उड़ान भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक से पानी आता है। अगला क्वेश्चन है बिहार के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? बिहार के मैदान के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो यह है 60 मीटर से 120 मीटर। कितना है? 60 मीटर से 120 मीटर। अगला क्वेश्चन है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? हर साल बहुत ही धूमधाम से इस सिख गुरु का जन्मोत्सव मनाया जाता है पटना में, अगर आपको याद हो तो। यह है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है,
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में। ईयर आपको याद रखना है, 26 दिसंबर 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना में, ठीक है। और इनके माता का नाम क्या था? गुजरी। क्या नाम था इनके माता का? नाम गुजरी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? अगर डेट आपको याद है तो आप आसानी से यहाँ पे मार पाओगे। 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण का जन्म दिवस है, 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ ताप विद्युत गृह नहीं है? ताप विद्युत गृह बिहार में कहाँ नहीं है? जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कहाँ नहीं है। बरौनी, कहलगांव, कांटी, पूर्णिया। तो इन 4 में से पूर्णिया में नहीं है और ये तीनों में है, ठीक है। वीडियो 1 या 2 में मैंने सब चीज इसके बारे में बताया हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो सारे आपको अगर क्लियर करना है तो वहां जाके एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन है, सोहाराम राज्य के किस जनजाति का सबसे पवित्र त्योहार है? सोहाराम किस जनजाति का सबसे पवित्र त्योहार है? सोहाराम यह है उराव जनजाति का, ठीक है। उराव जनजाति का सबसे पवित्र त्योहार है सोहाराम। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका आ गया, मैंने आपको बताया होता है रोहतास जो है वह सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है और पूर्णिया जो है वह मिनिमम साक्षरता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग से, वे कौन कौन है? जल्दी बताओ। कब? 6 अगस्त 1942 का बात किया जा रहा है। किन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? तो वो है नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। कौन है? नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद किसने ग्रहण किया? अच्छा क्वेश्चन है इतिहास से, ठीक है। 1919 के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया? जल्दी बताओ। कौन है वो? वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नेवी परिधान तथा अधिवास क्या थे? जल्दी बताओ। नेवी परिधान तथा आवास क्या था? तो ये था आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र, ठीक है। नेवी ये अंडरवेयर की तरह यूज किया जाता था, उसके ऊपर से परिधान और अधिवास उनके द्वारा पहना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है सी रंगराजन को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 30 जून को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला कवक पार्क बना है? तो अभी हाल ही में कवक पार्क यानी फंगस पार्क कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है कहाँ पे? जल्दी बताओ। ये उत्तराखंड में बनवाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? तो मारियो गोमेज ये जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सरकार ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना, क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट प्लेटिना। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम है। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको किसने लॉन्च किया है? इसको महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बेट पुरस्कार 2020 के तहत मानवतावादी पुरस्कार से अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है इसको बियोंसे को। किसको किया गया है? बियोंसे को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किल कोरोना नामक अभियान चलाया है? किल कोरोना नामक अभियान अभी हाल ही में किसने चलाया है? किसने चलाया है? ये चलाया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव अभी हाल ही में कौन बनी है? ये बनी है विनी महाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं माइकल मार्टिन। कौन हुए हैं? माइकल मार्टिन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किसी के नाम पे रखा गया, आपको बताना है किसके नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा गया नासा मुख्यालय का नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 77वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, विश्व MSME दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व MSME दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 जून को। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 1920 का खिताब जीता है? इंग्लिश प्रीमियर लीग 1920 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ये जीता गया लिवरपूल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है? फीफा महिला विश्व कप 2023 इसकी संयुक्त मेजबानी किसको मिला है? किसको मिला है? ये मिला है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है? जल्दी बताओ, गोधन न्याय योजना कहाँ चालू किया गया है? ये चालू किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का आपका 100 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।